सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट। Hello everyone, this is Abhishek Sharma. Welcome to my channel. So today we discuss in this video about insolvency and bankruptcy code 2016 IBC 2016 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो यूजफुल है CA फाइनल, CMA फाइनल और CS प्रोफेशनल। सो स्टार्ट करते हैं IBC आया क्यों। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आने के पीछे कहानी ये है कि बैंक होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा NPA। तो IBC कोड में होता है क्या, IBC कोड में ये होता है कि कंपनी को किया जाता है रिवाइव ताकि वो पे कर सके, जो डेप्थ वगैरह है उसके वो पे कर सके। तो इसलिए IBC को लाया गया। इसमें क्या होता है, IBC प्लान बनाती है और कंपनी को दोबारा रिवाइव करती है जिससे कि वो इंसॉल्वेंट ना हो और वो पे कर सके डेप्थ। सो स्टार्ट करते हैं कोड मीन्स क्या होता है। कोड मीन्स ये होता है जो कि सारे लॉ को एग्रीगेट करके, मीन्स इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, सारे लॉ वगैरह इंक्लूड होते हैं। एक्ट में क्या होता है, एक्ट बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास होने के बाद सिग्नेचर, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं तो एक्ट हो जाता है। ऐसे ही सारे एक्ट लॉ वगैरह को इकट्ठा करके कोड बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ IBC आने के पीछे क्या रीज़न है। तो IBC आने के पीछे यही रीज़न है कि जो SURF-IC, सिका, DRT थे ये सारे हो चुके हैं फेल, ये इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, तो इसलिए IBC लाया गया। IBC काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है और ये NPA रिड्यूस भी कर रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इंडिविजुअल के केस में बैंक्रप्सी होता है और इन केस ऑफ कॉर्पोरेट उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंसी। तो ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट करने से पहले एक और बात, दैट जेमार्क्स एक कंपनी है जिसे हम कॉर्पोरेट डेटर बोलते हैं, उसका नाम है जेमार्क्स। ये केस लिया है मैंने IBBI की वेबसाइट से ही। तो कंपनी का नाम होगा जेमार्क्स और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसका नाम है PNB और जो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल है उसका नाम है मुकेश वर्मा। ये तीन नाम मैं क्यों बता रहा हूँ, तीन नाम से आपको बहुत ही आसानी होगी पूरा प्रोसीजर समझने में। सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। दो ओल्ड प्रोविजन सिक्का, RDDI, SURF-IC जो थे वो फेल हो चुके हैं, इसको रिप्लेस किया है IBC कोड ने। वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, इस वजह से IBC कोड लाया गया। नेक्स्ट मैं बात करूँ ये सिंगल एंड एग्रीगेट लॉ, मतलब ये सारे लॉ को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉ बनाया गया, दैट इज़ IBC। तो बात करते हैं प्रोसीजर क्यों पहले बता रहा हूँ, प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर के बिना आपको आने वाले सेक्शन समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसीजर की, उसके बाद इन डेप्थ में सारे सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार ये समझ में आ गया तो सेक्शन 1 से लेकर 32 तक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्ली फॉर इंसॉल्वेंसी। A plea for insolvency is submitted to adjudicating authority by financial creditor, operational creditor और corporate debtor itself। मीन्स अगर एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे किसको, एडजुकेटिंग अथॉरिटी मीन्स NCLT को। तो एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे IBC के लिए NCLT को, दैट ये कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, जेमार्क्स कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, तो उसका IBC चलाओ। तो कौन कौन कर सकता है एप्लीकेशन, PNB फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकते हैं या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होते हैं जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ, कंपनी भी खुद का IBC करवा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करी जाएगी एडजुकेटिंग अथॉरिटी को। मैक्सिमम टाइम 14 डेज में एडजुकेटिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट करके अपॉइंट करेगी इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल, यानी कि मुकेश वर्मा को अपॉइंट करेगी। मुकेश वर्मा अपॉइंट होंगे, वो क्या करेंगे, टेक ओवर कर लेंगे मैनेजमेंट को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के हो जाएंगे सस्पेंड। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का काम क्या होता है। तो वो क्लेम्स वेरीफाई करता है, जो PNB ने क्लेम किया वो जेन्युइन है या नहीं, और कोई क्रेडिटर के अगर क्लेम्स वगैरह हैं तो सबमिट कर दो, वो भी वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूट करता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर विद इन 30 डेज में। ठीक है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर 7 डेज के अंदर मीटिंग करती है। मीटिंग में इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट कंफर्म करती है कि आगे वही रिसोल्यूशन प्रोफेशनल रहेगा या फिर कोई अदर रिसोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना है तो उसे अपॉइंट करती है। ठीक है, वो अपॉइंट करती है, उसके बाद जो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल आता है वो टेक ओवर कर लेता है मैनेजमेंट को फॉर द रेस्ट ऑफ पीरियड ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस। इस प्रोसेस CIRP प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवाइव करना। इसमें CIRP प्रोसेस में कंपनी को रिवाइव किया जाता है, उसमें प्लान बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, RP रिसोल्यूशन प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सबमिट करता है रिसोल्यूशन एप्लीकेंट को। रिसोल्यूशन एप्लीकेंट वो होता है जो प्लान बनाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करता है रिसोल्यूशन एप्लीकेंट को। रिसोल्यूशन एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन से प्लान बनाता है अच्छा सा और वो सबमिट कर देता है रिसोल्यूशन प्रोफेशनल को वापस से। फिर रिसोल्यूशन प्रोफेशनल उस प्लान को प्रेजेंट करता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर को। अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर को वो प्लान अच्छा लगता है कि कंपनी इस प्लान से कंपनी रिवाइव हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं 66% वोट करके उस प्लान को दे देते हैं अप्रूवल। फिर वो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल
उस प्लान को सबमिट कर देता है टू एजुकेटिंग अथॉरिटी को। अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी यानी NCLT को भी लगता है कि प्लान जेन्युइन है तो वो कर देती है उसे अप्रूव। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस। इस प्रोसेस को ही हम आगे पढ़ने वाले इन डेप्थ में। सो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म और अथॉरिटी कौन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में? एक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI। इसमें आते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, ये लोग होते हैं ICI, ICMI और ICSI यानी चार्टेड अकाउंटेंसी CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरी के जो इंस्टीट्यूट हैं ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होते हैं? तो वही होते हैं जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो प्लान वगैरह बनाते हैं, जो क्लेम वेरीफाई करते हैं, ये सारा काम जो करते हैं वो होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। वो कैसे बनते हैं? वो एग्ज़ाम पास करना होता है, जो एग्ज़ाम लेती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी IPA, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसको पास करने के बाद रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं IPA के और रजिस्टर्ड होते हैं विद IBBI, वो लोग कहलाते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वो होती है जो कि इंफॉर्मेशन डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो प्रोवाइड करते हैं IBBI को, वो होती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ एजुकेटिंग अथॉरिटी। तो इस केस में जो कोर्ट है वो है NCLT इन केस ऑफ कॉर्पोरेट। अगर कॉर्पोरेट का केस है तो NCLT और अगर इंडिविजुअल का केस है तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल हैंडल करती है पूरे केस को। ठीक है, तो दो लोग थे NCLT एंड DRT। तो ये था पूरा अथॉरिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये एप्लीकेबल किसको है? IBC एप्लीकेबल है कंपनी, LLP, इंडिविजुअल, फर्म, एनी अदर बॉडी इनकॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ। किसी भी लॉ में जो कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट होगी तो उस पे भी एप्लीकेबल, एक्सेप्ट बैंक, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल नहीं है। बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड पे IBC एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट में बात करूँ अमाउंट कितना होना चाहिए जब भी आप IBC करते हैं? तो 1 लाख का अमाउंट, मिनिमम 1 लाख का अमाउंट होना चाहिए, तभी आप IBC कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट अलाउड। उससे कम का अमाउंट है तो IBC नॉट अलाउड। इन फ्यूचर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि 1 लाख का अमाउंट इंक्रीज कर देना चाहिए तो इंक्रीज कर सकती है, पर मैक्सिमम 1 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 1 करोड़ के केस भी फ्यूचर में आ सकते हैं। अभी 1 लाख तक के केस है, 1 लाख तक की कंडीशन हटा के 1 करोड़ तक, मैक्सिमम 1 करोड़ तक का CG कर सकती है मिनिमम अमाउंट। कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स कंपनी, LLP, एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेट विद लिमिटेड लायबिलिटी एक्सेप्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। Corporate debtor means person who owe a debt to any person, who owes a debt to any person means जो corporate debtor means कंपनी जो पैसे लेती है। ठीक है, creditor means financial creditor, जो मनी वगैरह देते हैं, जो लोन देते हैं, वो financial creditor। operational creditor means जो goods and service प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, वो operational creditor। नेक्स्ट मैं बात करूँ resolution professional की। तो जो एग्जाम पास करते हैं, जो IPA एग्जाम कंडक्ट कराती है उसको पास करते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं विद IBBI, वो होते हैं इंसॉल्वेंसी resolution प्रोफेशनल। ठीक है, और वो पूरा प्रोसेस देखते हैं CIRP का, कंपनी को रिवाइव करना, कमेटी बनाना, ये सारा काम होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का। एजुकेटिंग अथॉरिटी जैसा अभी हमने ऊपर देखा, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT इन केस ऑफ इंडिविजुअल और NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। मतलब अगर IBC करना है तो NCLT को एप्लीकेशन करनी होगी, अगर किसी कंपनी का करना है, अगर किसी इंडिविजुअल का करना है तो एप्लीकेशन करनी होगी DRT को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहाँ गया? सो स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सेक्शन 6 टू सेक्शन 32। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में प्लान बनाया जाता है, कंपनी को रिवाइव किया जाता है, वो सारा प्रोसेस देखने वाले हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। मीन्स इसमें कंपनी को रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को डेप्थ में देखने वाले हैं हम। जो ऊपर प्रोसीजर पढ़ा था वही देखने वाले हैं, पर इसमें डेप्थ में देखने वाले हैं। तो सेक्शन 6 पर्सन हु में इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब कौन कौन IBC के लिए एप्लीकेशन कर सकता है? तो अगर कॉर्पोरेटर ने डिफॉल्ट किया है तो कॉर्पोरेटर खुद से या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर कर सकते हैं एप्लीकेशन। कौन? 3 लोग, कॉर्पोरेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 7 की। तो सेक्शन 7 बात करता है इनिशिएशन ऑफ CIRP प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि PNB बैंक, वो कर सकती है एप्लीकेशन फॉर IBC अगर डिफॉल्ट होता है। कैसे करेगी एप्लीकेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद एप्लीकेशन कर सकती है या किसी के साथ मिलकर कर सकती है, उसके बिहाफ पे भी कोई एप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन करेंगे फॉर्म 1 में
फॉर इनिशिएटिंग CIRP प्रोसेस, यानी IBC के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं इन फॉर्म 1 में टू एजुकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर को एप्लीकेशन के साथ साथ डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड देना होगा और रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम, यानी मुकेश वर्मा का नाम भी देना होगा। मुकेश वर्मा रिसोल्यूशन प्रोफेशनल है, ठीक है, उनका नाम भी प्रपोज करना होगा। एजुकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि डिफ़ॉल्ट वगैरह जेन्युइन है तो अपने इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी और जो भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन भी होगी वहाँ से कंफर्म करेगी कि डिफ़ॉल्ट जेन्युइन है। अगर सब कुछ जेन्युइन होता है और जो मुकेश वर्मा पर्सन है रिसोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग वगैरह नहीं है तो वो कर लेगी एप्लीकेशन को एडमिट। और अगर जेन्युइन नहीं होगी, कुछ इनकम्प्लीट होगा या कोई प्रोसीडिंग चल रही होगी, पेंडिंग चल रही होगी रिसोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ, तो रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन, नोटिस देगी 7 डेज में रेक्टिफाई करो। अगर नहीं किया रेक्टिफाई तो रिजेक्ट कर देगी और रीजन दे देगी राइटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ CIRP प्रोसेस किस दिन से चालू हो जाता है। तो जिस दिन से NCLT एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है उस दिन से CIRP प्रोसेस चालू हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ एप्लीकेशन फॉर्म 2, तो जो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल मुकेश वर्मा जी को अपॉइंट किया तो उसमें उनसे फॉर्म 2 में कॉन्सेंट लिया जाएगा कि आप रेडी हो अपॉइंट के लिए या नहीं। ठीक है, सेक्शन 8 इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर भी IBC करवा सकता है पर वो डायरेक्टली एप्लीकेशन नहीं करेगा एजुकेटिंग अथॉरिटी को, उसके लिए पहले उसे नोटिस भेजना होगा। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर डिफॉल्ट होता तो डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस किसे भेजना होगा, कॉर्पोरेट डेटर यानी जे मार्क्स को भेजना होगा इन फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 में। कॉर्पोरेट डेटर 10 डेज के अंदर, जो कंपनी है 10 दिन के अंदर अंदर डिमांड नोटिस का रिप्लाई देगी, क्या कि इंटीमेट करेगी कि देखो डिस्प्यूट चल रहा है, हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, जो आपने गुड्स भेजे हो ठीक नहीं है या कुछ भी जो भी डिस्प्यूट चल रहा होगा उसके बारे में 10 दिन के अंदर अंदर कॉर्पोरेट डेटर को इन्फॉर्म करना होगा ऑपरेशनल क्रेडिटर को। ठीक है, इफ डेट पेज, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने अमाउंट पे कर दिया होगा तो इन दैट केस वो अमाउंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी लाइक इलेक्ट्रॉनिक डाटा या चेक वगैरह तो वो प्रोवाइड कर देगी विद इन 10 डेज में। अगर 10 डेज में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो सेक्शन 9 में आगे कवर करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो अगर 10 डेज में आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 डेज, अगर 10 डेज में ना तो नोटिस दिया कि भाई डिस्प्यूट चल रहा और ना ही पेमेंट करी या पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन दी, तो इन दैट केस ऑपरेशनल क्रेडिटर करेगा एप्लीकेशन टू एजुकेटिंग अथॉरिटी। NCLT को एप्लीकेशन करेगा फॉर्म 5 में, उसके साथ साथ एप्लीकेशन में इनवॉइस की कॉपी, नोटिस, एफिडेविट देगा कि कोई नोटिस नहीं मिला डिस्प्यूट का, सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल बैंक से कोई सर्टिफिकेट होगा तो वो देगा, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी तो वो देगा, एनी अदर प्रूफ, अगर जो प्रूफ कर दे कि हाँ पेमेंट नहीं है, ये वो सारे प्रूफ अटैच करके एप्लीकेशन के साथ ऑपरेशनल क्रेडिटर सबमिट कर देगा टू NCLT को। NCLT 14 डेज में चेक करेगा एप्लीकेशन कंप्लीट है, कोई पेमेंट नहीं मिली है, इनवॉइस का नोटिस ये सब डिलीवर किया था ऑपरेशनल क्रेडिटर ने और कॉर्पोरेट डेटर ने उसे कोई नोटिस नहीं दिया डिस्प्यूट का, कोई डिस्प्यूट का नोटिस उसे रिटर्न में नहीं दिया और कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होगी, जो प्रोफेशनल सोल्यूशन प्रोफेशनल का नेम प्रपोज किया उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होगी, तो NCLT कर लेगी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट। ठीक है, अगर अब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो रिजेक्ट कर देगी और 7 दिन का टाइम देगी टू रेक्टिफाई, टू 7 डेज में रेक्टिफाई करो या फिर रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन और रीजन दे देगी राइटिंग में। सेक्शन 10 बात करता है इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, मतलब कंपनी खुद से अपना IBC करवा सकती है। यस, उसके लिए उसे एप्लीकेशन करनी होगी फॉर्म 6 में। ठीक है, फॉर्म 6 में एप्लीकेशन के साथ साथ क्या देना होगा, एप्लीकेशन के साथ साथ देना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट देना होगा, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना होगा और स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके देना होगा, जो कि रिसोल्यूशन एटलीस्ट 3/4 रिसोल्यूशन पास किया गया शेयर होल्डर ने या फिर रिसोल्यूशन पास किया एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर, 3/4 ऑफ टोटल नंबर यानी 75% पार्टनर ने रिसोल्यूशन पास करके दिया या फिर स्पेशल रिसोल्यूशन शेयर होल्डर। ये 3 चीजें सबमिट करेगा कॉर्पोरेट डेटर विद एप्लीकेशन। ठीक है, क्या क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का नेम और स्पेशल रिसोल्यूशन। अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी को लगता है विद इन 14 डेज में एवरीथिंग इज जेन्युइन, अगर सब कुछ जेन्युइन है तो विद इन 14 डेज में NCLT कर लेगी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट। ठीक है, और रिजेक्ट कर देगी अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि अब कंडीशन, तो रिजेक्ट कर देगी और 7 डेज का टाइम देगी कि उसे रेक्टिफाई करो। ठीक है, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट करिए अगर वो कंप्लीट होगी और जेन्युइन लगेगा कि हाँ एवरीथिंग इज जेन्युइन और कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होगी, जो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का नेम प्रपोज किया होगा तो एडमिट कर लेगी उसका नेम। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 में बात करेंगे हम पर्सन टू मेक एप्लीकेशन।
पर्सन टू नॉट एंटाइटल टू मेक एप्लीकेशन। सेक्शन 11 में बात करेंगे कि कौन कौन लोग वो हैं जो एप्लीकेशन नहीं कर सकते CIRP IBC के लिए, दो एप्लीकेशन नहीं कर सकते, वो कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉर्पोरेट डेटा। CIRP प्रोसेस यानी IBC चल रहा है किसी कंपनी का और कॉर्पोरेट डेटा आके बोलते हैं कि नहीं मैं अलग से IBC कराऊंगा, ऐसा नहीं भाई, IBC एक ही बार होता है, ठीक है। तो 4 केस देखे हमने कौन से कॉर्पोरेट डेटा जिसका ऑलरेडी IBC चल रहा होगा। कॉर्पोरेट डेटा अगर IBC को चले हुए 12 मंथ्स भी नहीं हुए हैं तो 12 मंथ्स का टाइम मिनिमम दो IBC को इम्प्लीमेंट होने में, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ कॉर्पोरेट डेटा और फाइनेंशियल क्रेडिटर ने IBC पास करवाया था पर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, उसको वायलेट किया है और उसे वायलेट किए हुए 12 मंथ्स हुए हैं। 12 मंथ्स पहले जो अप्रूव किया था IBC उसमें इन्होंने उसको फॉलो ही नहीं किया और दोबारा IBC के लिए एप्लीकेशन करेंगे, नॉट अलाउड, ठीक है। और कॉर्पोरेट डेटा इटसेल्फ, अगर कॉर्पोरेट डेटा अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर आ गया है तो वो दोबारा से IBC के लिए एप्लीकेशन नहीं करता। ये था सेक्शन 11। सेक्शन 12 में हम बात करेंगे टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि CIRP का टोटल टाइम लिमिट कितना है 180 डेज, 180 दिन में CIRP प्रोसेस ख़त्म करना होगा। और उसके लिए अगर एक्सटेंड करना है तो टाइम एक्सटेंड करना है तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर रेजोल्यूशन पास करेगी और वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर रेजोल्यूशन पास करेगी और वो रेजोल्यूशन जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा वो सबमिट करेगा टू एजुकेटिंग अथॉरिटी को फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। द रेजोल्यूशन में फाइल एन एप्लीकेशन टू एजुकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सटेंड द पीरियड। रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर, 66% वोट चाहिए होगा उसके लिए अगर टाइम एक्सटेंड करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट जैसी एप्लीकेशन मिलेगी एजुकेटिंग अथॉरिटी का वो टाइम एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। 90 डेज मैक्सिमम कितना टाइम एक्सटेंड कर सकता है 90 डेज, 90 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। और ये एक्सटेंशन सिर्फ एक बार दी जाएगी 180 डेज प्लस 90 डेज यानी 270, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली है, तो आपको उतने में ही काम कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 12A। 12A क्या बोलता है, विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 7, 9, 10। मतलब क्या हुआ, IBC का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ तभी कंपनी को लगता है कि नहीं IBC मत करवाओ, मैं आपके लोन वगैरह पे कर दूंगा, तो इन दैट केस फाइनेंशियल क्रेडिटर 90% वोट शेयर के साथ एक रेजोल्यूशन पास करके एप्लीकेशन को कर लेंगे विड्रॉ, ठीक है। तो अगर 90% फाइनेंशियल क्रेडिटर कमेटी ऑफ क्रेडिटर एग्री होते हैं तो इन दैट केस वो विड्रॉ कर सकते हैं अपनी IBC की एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 13 डिक्लेरेशन ऑफ मोरिटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। तो जैसे ही IBC जैसे ही चालू होता है तो मोरिटोरियम डिक्लेयर हो जाता है, कुछ चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता है और अपॉइंट किया जाता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसे ही अपॉइंट होता है उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता है। ये था हमारा सेक्शन 13, बहुत छोटा सा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 40 मोरिटोरियम। क्या क्या चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं देखते हैं। तो एजुकेटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर कर देती है यानी कि NCLT ऑर्डर दे देती है कि ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है। कौन कौन सी, कोई भी सूट्स कॉन्टिन्यूस और पेंडिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटा, जो भी कोई भी केस चल रहा होगा कॉर्पोरेट डेटा यानी कंपनी पे कोई भी केस चल रहा होगा तो वो हो जाएगा प्रोहिबिटेड, ठीक है। या फिर कोई नया केस कोई करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, नॉट अलाउड। जब तक IBC चलेगा ना तो कोई कोर्ट में जो केस चल रहे होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे और ना ही कोई नया केस कर सकता है, ठीक है। नया नेक्स्ट मैं बात करूँ ट्रांसफर एलिमिनेटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ एनी एसेट, मतलब कॉर्पोरेट डेटा अपनी एसेट्स वगैरह सेल नहीं कर सकता, स्टॉप, उस पर मोरिटोरियम लग जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ एनी एक्शन under securities and securitization and reconstruction and financial assets and performance of security interest act, मतलब सरफाइसी के तहत कोई एक्शन लेना चाहते हैं, नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड। रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ऑनर और लेसर, अगर ऑनर और लेसर आके बोलते भाई एक काम करो रेंट नहीं दे रहे, खाली करो, नॉट अलाउड है भाई, नहीं देंगे 180 दिन रेंट, ठीक है। ये क्यों, IBC चल रहा है, नहीं मिलेगा कुछ, जाओ, तो मतलब वो खाली नहीं करा सकते, वो कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि मोरिटोरियम डिक्लेयर हो गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस, मतलब जो एसेंशियल चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, जो भी है, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लाइट, ये सारी चीज़ें सप्लाई होंगी, उस पर कोई मोरिटोरियम डिक्लेयर नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ मोरिटोरियम किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के साथ कंसल्ट करके वो डिक्लेयर कर सकती है कि इस पे मोरिटोरियम एप्लीकेबल नहीं होगा, ये और जो गारंटी वगैरह देते हैं उनके ऊपर मोरिटोरियम डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है, उनका सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूस रहेगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ any time during the corporate insolvency resolution process if the adjudicating authority approve resolution plan or pass an order of liquidation, मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे CIRP प्रोसेस खत्म हुआ उसका अप्रूव किया या रिजेक्ट करके लिक्विडेशन ऑर्डर पास किया तो इन दैट केस वैसे ही मोरिटोरियम प्रोसेस, जो मोरिटोरियम था वो खत्म हो जाएगा, जैसे ऑर्डर अप्रूवल का ऑर्डर आएगा वैसे ही मोरिटोरियम खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 15 के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है, आप उस लिंक पे जरूर क्लिक करना।
ये आपको काफ़ी नॉलेज देगी, ठीक है। सेक्शन 15 पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब जैसे ही किसी का IBC चलेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी IBBI की वेबसाइट पे। IBBI की वेबसाइट पर प्रोवाइड की जाएगी कि किसका नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेटर। जेमार्क्स का IBC चल रहा है, उसका नेम एड्रेस, मुंबई का एड्रेस नेम क्या है, जेमार्क्स, ठीक है। नेम ऑफ अथॉरिटी किसने किया, PNB बैंक ने किया। लास्ट डेट क्या है, सबमिशन ऑफ क्लेम। इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है, मुकेश वर्मा जी हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। डेट ऑफ कब CIRP प्रोसेस क्लोज होगा, तो ये सारी CIRP कब क्लोज होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है। कौन करता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करता है ये पब्लिक अनाउंसमेंट। नेक्स्ट में बात करूँ सेक्शन 16 अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो IRP इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आया उसका टेन्योर कितना है देखते हैं। तो वो जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है NCLT, जैसी IBC की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कर लेती है अपॉइंट। एप्लीकेशन प्रोसेस मेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटा, फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी PNB और कॉर्पोरेट डेटा यानी जेमार्क्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रपोज करते हैं, वही अपॉइंट कर लिया जाता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यानी कि जैसी एप्लीकेशन की करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटा, जब एप्लीकेशन करते हैं तो उसके साथ साथ एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम भी देना होता है। उस नाम में अगर वो बंदा जेन्युइन होता है तो वही अपॉइंट कर लिया जाता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। इन केस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कोई नेम प्रपोज नहीं किया तो इन दैट केस क्या, एजुकेटिंग अथॉरिटी रेफर करती है बोर्ड को। बोर्ड मीन्स IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उनको रेफर करती है। तो वो क्या करते हैं, एक रिकमेंडेड कंफर्म कर देते हैं, एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दे देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी, फिर उसे अपॉइंट कर लेती है, ठीक है। अगर प्रपोज किया है तो उसे अपॉइंट कर लेगी। अगर वो जेन्युइन पर्सन होगा, उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही होगी। बोर्ड अगर जैसी 10 दिन के अंदर अंदर रेफर, जैसी NCLT ने बोला कि भाई एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहिए, तो बोर्ड 10 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम सजेस्ट कर देती है, ठीक है। और जैसी रिकमेंड द नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एजुकेटिंग अथॉरिटी, और उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग वगैरह नहीं चल रही होती है तो उसे कर दिया जाता है अपॉइंट। द टर्म ऑफ IRP कब तक होता है, जब तक कि RP नहीं आ जाता, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं आ जाता, तब तक के लिए IRP काम करता है। एक क्वेश्चन है IRP और RP में डिफरेंस क्या होता है, तो IRP वो होता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम होता है कंपनी में आना, इन्फॉर्मेशन लेना, पब्लिक अनाउंसमेंट करना, कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाना और मीटिंग करवाना। जब तक का काम किसका होता है, IRP का। मीटिंग के बाद का काम किसका होता है, RP का। वो क्या करता है, RP सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके प्लान बनवाता है, प्लान सबमिट करवाता है, ये सारा काम होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 70 मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ कॉर्पोरेट डेटा बाय IRP। IRP कैसे मैनेज करेगा देखते हैं। ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे दी हुई है, नीचे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर होती है पार्टनर्स की, वो हो जाती है सस्पेंड, मतलब उनकी अब कोई पावर नहीं, सिर्फ और सिर्फ IRP ही है मेन बॉस, ठीक है। ऑफिसर्स एंड मैनेजर, जितने भी ऑफिसर्स एंड मैनेजर है वो किसे रिपोर्ट सबमिट करेंगे, किसे सारी इंफॉर्मेशन देंगे, IRP को, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग अकाउंट ऑन द एक्ट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ IRP, मतलब जो बैंक्स वगैरह होंगे वो किसके इंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे, IRP, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास क्या क्या पावर होती है, IRP के पास क्या क्या पावर है, तो वो एक्ट कर सकता है एग्जीक्यूट इन द नेम ऑफ बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, कॉर्पोरेट डेटा के बिहाफ पे काम करेगा, डीड साइन वगैरह कर सकता है, डीड रिसीव अदर डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह करेगा, ठीक है। कोई भी एक्शन ले सकता है, बस वो रेस्ट्रिक्टेड ना हो बोर्ड द्वारा, ठीक है। अथॉरिटी टू एसेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई डाटा होगा वो उसको पावर है वो एसेस कर सकता है। और क्या एसेस कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स रिकॉर्ड विद गवर्नमेंट के पास है या स्टैट्यूटरी ऑडिटर या अकाउंटेंट के पास है, किसी भी पर्सन के पास अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो ले सकता है, अलाउड है, ऐसा नहीं है कि उसे मना करेंगे, ठीक है, वो ले सकता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ, मतलब IRP रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कंपनी में कोई लॉ की एप्लीकेबिलिटी, मान लो ITR फाइल करानी है, ITR की डेट निकल रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी IRP की है, वो फाइल कराएगा रिटर्न्स वगैरह, ठीक है। सो ये था सेक्शन 17। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 18 ड्यूटीज ऑफ IRP। ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, ड्यूटीज़ देख लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा 2 साल की बिजनेस की, फाइनेंशियल ऑपरेशनल पेमेंट की, किसको किसको पेमेंट की लास्ट 2 साल में, वो लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी और अदर इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा।
रिसीव एंड कलेक्ट ऑल क्लेम, जो क्रेडिटर क्लेम करेंगे कि भाई मेरा पैसा बाकी है, मेरा पैसा बाकी है, वो सब उन सब के क्लेम लेगा, उनको वेरीफाई करेगा, ठीक है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाएगा, जो भी क्लेम वेरीफाई हो गए उनकी एक कमेटी बनाएगा, मॉनिटर करेगा एसेट्स, कंपनी में जो एसेट्स वगैरह उनको मैनेज करेगा, जेन्युइन ढंग से चल रही है या नहीं, खराब नहीं होने देगा, मतलब उसको मैनेज करके रखेगा अच्छे से। इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्ट की है वो फाइल करेगा, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी IPBI किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मिली है। कंट्रोल ले लेगा, जो भी एसेट्स होगी कंपनी के उन सब पे उसका कंट्रोल हो जाएगा IRP का। और अदर ड्यूटी एज में भी प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड, बोर्ड कौन, IBBI। तो ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 90, पर्सनल टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू IRP। मतलब क्या, मतलब ये कि जो भी कंपनी के बंदे होंगे वो IRP के साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे कि उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे असिस्टेंट चाहिए तो असिस्टेंट देंगे, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्मेशन देंगे। प्रमोटर, अदर पर्सन, ये सब काम किसको प्रोवाइड करेंगे, IRP को प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या IRP करेगा एप्लीकेशन, NCLT को NCLT रिसीव करेगी एप्लीकेशन। अगर वो लगता है कि ये लोग साथ नहीं दे रहे, उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो उन पे NCLT ऑर्डर देगी कि भाई इसका साथ दो, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। ये था सेक्शन 90, बहुत ही छोटा सा सेक्शन, सिंपल था कि यही था कि IRP की इज्जत कर लो, कुछ उसको थोड़ा सुन लो उसकी बात, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 20, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एज गोइंग कंसर्न। मतलब IRP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार कंपनी को एज ए गोइंग कंसर्न लेके चले, तो क्या क्या करेगा वो गोइंग कंसर्न करने के लिए। IRP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करेगा एसेट्स वगैरह को, प्रॉपर्टी को, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं और क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट, लीगल, अदर प्रोफेशनल, मतलब वो किसी को अपॉइंट भी कर सकता है। एंटर कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट, मॉडिफाई कर सकता है किसी को कॉन्ट्रैक्ट, एंटर कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या अमेंड मॉडिफाई कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, रेज कर सकता है इंटरिम फाइनेंस में अगर कुछ लोन वगैरह लेना है तो वो भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है कि भाई जो कंपनी में पर्सन है ऐसे काम करो वैसे काम करो, ठीक है। ऑल सच एक्शन, कोई ऐसा जो भी एक्शन ले सकता है जिससे कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न रहे। तो ये सारे एक्शन थे अंडर सेक्शन 20। क्या क्या थे कि जो प्रोटेक्ट करेगा एसेट्स वगैरह को, और अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट, लीगल प्रोफेशनल को अगर उसे नीड होगी, एंटर कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, मॉडिफाई कर सकता है, अमेंड कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकता है, कुछ लोन वगैरह लेना हो, इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है कंपनी में जो पर्सन्स होंगे, या कोई अदर एक्शन जिससे कंपनी गोइंग कंसर्न चले, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 21। सेक्शन 21 कमेटी ऑफ क्रेडिटर। कमेटी ऑफ क्रेडिटर में बात करेंगे कमेटी ऑफ क्रेडिटर के क्या क्या काम होते हैं। तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑल क्लेम, जैसी क्लेम रिसीव होते हैं कॉन्स्टिट्यूट करता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर। कमेटी ऑफ क्रेडिटर आती है तो वो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं उसमें, अगर PNB है या और भी बैंक हैं तो उनको सारे को मिला के कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाई जाती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी एक ही पर्सनस के ही पैसे हों, और कई बार कई बैंक्स के पैसे होते हैं, तो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर को मिला के फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है कमेटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर उस मीटिंग, उनकी जो मीटिंग होती है उसमें खुद जा सकती है या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकती है, पर वो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटेड पार्टी हुआ तो ना तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही वो पार्टिसिपेट करेगा, ना ही वोट करेगा इन अ मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ कॉर्पोरेट डेटर ऑफ अ फाइनेंशियल डेटर, 2 और मोर फाइनेंशियल creditor as a part of a consortium agreement, voting share shall be determined on the basis of financial debt। मतलब अगर 3-4 क्रेडिटर हैं तो उनके जो वोटिंग शेयर होंगे, ऐसा नहीं है कि एक वोट एक को मिलेगा, ऐसा नहीं है, जिसका जितना डेप्थ उतना, जैसे बैंक A, बैंक B, बैंक C, बैंक A का है 5 लाख, बैंक B का है 3 लाख, बैंक C का है 2 लाख, 532, तो ऐसे ही वोटिंग शेयर भी मिलेगा 50%, 30%, 20%, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ वेयर एनी पर्सन फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब ऐसा एक बंदा था जो पैसे भी दिया था और गुड्स भी दिया था, तो क्या होगा, तो उस पर्सन को उतना ही राइट मिलेगा, जितने का पैसा दिया उतना ही वोट कर सकता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर जितने के गुड्स दिए उसमें उसे वोट का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर अपने राइट, ऑपरेशनल क्रेडिटर तेज बनना चाहता है, जिसने गुड सप्लाई किया है वो क्रेडिटर सोच रहा है कि मुझे वोट तो करने नहीं देंगे, तो मैं एक काम करता हूँ अपने राइट ट्रांसफ़र कर देता हूँ फाइनेंशियल क्रेडिटर को, फिर तो वोट करने देंगे, तो नहीं भाई नहीं, उसे ऑपरेशनल क्रेडिटर ही समझा जाएगा अगर उसने राइट ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो। नेक्स्ट मैं बात करूँ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकता है। तो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर, बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव रख लेते हैं। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एक ट्रस्टी और एजेंट हो सकता है जो कि एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ
एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू एक्सटेंड ऑफ इस वोटिंग शेयर, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर के कहने पे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कमेटी ऑफ, मतलब बैंक खुद को भी रिप्रेजेंट कर सकती है उनके बिहाफ पे, और जो वोटिंग शेयर होगा, जितना जिसका डेप्ट होगा उस हिसाब से उसको वोटिंग शेयर मिलेगा। या फिर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हायर कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पे उन्हें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और उसको सब कुछ राइट होता है, वोट करेगा, मीटिंग में प्रेजेंट होगा और वो वोट भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, फाइनेंशियल डेप्ट इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी और डिपॉजिट, अगर फाइनेंशियल डेप्ट सिक्योरिटीज़ या फिर डेप्ट के फॉर्म में होगा, सिक्योरिटी और डिपॉजिट के फॉर्म में होगा, तो इन दैट केस वो भी अपॉइंट कर सकते हैं एक ट्रस्टी और एजेंट जो उन्हें करेगा रिप्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, अगर आईआरपी को लगता है कि इन्हें एक आरपी की ज़रूरत है, तो वो एप्लीकेशन करेगा एडजुकेटिंग अथॉरिटी को, एडजुकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर देगी एक रिसोल्यूशन प्रोफेशनल जो उनके बिहाफ पे उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। किनके बिहाफ पे? फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? पीएनबी के बिहाफ पे एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आके बैठेगा मीटिंग में, वो उनके अकॉर्डिंग काम करेगा, उनके अकॉर्डिंग वोट देगा, ठीक है। या फिर रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकते हैं? गार्जियन, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं। तो ये तो देखा हमने कौन कौन हो सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। बोर्ड में स्पेसिफाई द मैनर ऑफ वोटिंग, बोर्ड आईबीबीआई डिसाइड करेगा कैसे वोट करना है, कैसे वोट करना है, वही पर जितनी जिसकी डेप्ट उतना उसका वोट। नेक्स्ट में बात करूं, जैसे बहुत सारे क्रेडिटर है, तो अगर किसी डिसीजन पे उनका वोट चाहिए तो कैसे, अगर 51% क्रेडिटर एग्री होंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव बताएगा कि इस डिसीजन पे 51% क्रेडिटर एग्री है तो इसका डिसीजन यस है, अदरवाइज नो है, ठीक है, ऐसे बताएगा। नेक्स्ट में बात करूँ, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स राइट टू रिक्वायर द रिसोल्यूशन प्रोफेशनल टू फर्निश एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर को आईआरपी को बोला, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल को, सॉरी, अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने रिसोल्यूशन प्रोफेशनल को बोला कि भाई कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 7 डेज में इन्फॉर्मेशन कमिटी ऑफ क्रेडिटर को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। दिस इज सेक्शन 21 कमिटी ऑफ क्रेडिटर फिनिश। नेक्स्ट सेक्शन 22, सेक्शन 22 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल कैसे? फर्स्ट मीटिंग कमेटी ऑफ क्रेडिटर की जो होती है विद इन 7 डेज में, जैसी कॉन्स्टिट्यूट होती है विद इन 7 डेज में मीटिंग करनी होती है, मीटिंग में अपॉइंट करना होता है रिसोल्यूशन प्रोफेशनल। 66% वोट देकर उसे अपॉइंट करते हैं, या तो आईआरपी को ही रिसोल्यूशन प्रोफेशनल बना देंगे, और अगर उसने जेन्युइन काम नहीं किया होगा या वो सही से काम नहीं कर रहा होगा तो उसे रिप्लेस कर देंगे और किसी और रिसोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर लेंगे। अगर किसी और रिसोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे तो उससे लेंगे कंसेंट, ठीक है, उसका नेम प्रपोज करेंगे एडजुकेटिंग अथॉरिटी को, उसका कंसेंट लेंगे। और अगर उससे ही कंटिन्यू करना है, जो पिछला आईआरपी है उसे ही रिसोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना है, तो उससे भी कंसेंट लेके किसको दे देंगे? कंपनी को और एडजुकेटिंग अथॉरिटी को। फाइनेंशियल क्रेडिटर उससे कंसेंट लेके कंपनी और एडजुकेटिंग अथॉरिटी को बता देगी कि यही हमारा आरपी है। अगर रिप्लेस करना है तो जैसे कि मैंने बताया, एप्लीकेशन करेगी एडजुकेटिंग अथॉरिटी को, एडजुकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर लेगी, उसका कंसेंट भी सबमिट करना होगा। जिसको अदर रिसोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी बनाना है तो उसका कंसेंट लेकर एडजुकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर दो, वो अपॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट में बात करूँ, इन केस जैसे इन्होंने कोई नेम प्रपोज किया तो एडजुकेटिंग अथॉरिटी नेम फॉरवर्ड करेगी, बोर्ड एक रिसोल्यूशन प्रोफेशनल प्रोवाइड करा देगा, तो चेक करेगी कि उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग वगैरह तो नहीं चल रही। अगर वो जेन्युइन रिसोल्यूशन प्रोफेशनल होगा तो उसको अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। अगर बोर्ड ने कंफर्म नहीं किया, मान लो उन्होंने कोई नेम दिया था पर बोर्ड ने 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर, 10 डेज यहाँ पे है 10 डेज के अंदर अगर उस अपॉइंटमेंट, उसका रिसोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट उसका नाम अभी कंफर्म नहीं किया, तो इन दैट केस क्या जो पुराना जो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल था, जो मुकेश वर्मा जी काम कर रहे हैं, वो अभी तक करेंगे ही, ठीक है। जब तक वो नया रिसोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं आ जाता, जब तक ये पुराना आईआर रिसोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा वही करेगा, ठीक है। अगर चेंज करना है तो जो नेम सजेस्ट किया था, अगर 10 डेज में बोर्ड बताती नहीं है तो इन दैट केस क्या होगा, जब तक आईआरपी काम करेगा, जब बोर्ड बता देगी, कंफर्म कर देगी, तो फिर नया आरपी आ जाएगा। जब तक के लिए कौन? आईआरपी, इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल। सो ये था सेक्शन 22। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 23, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस। अब आगे आरपी अपॉइंट हो गया, अब आरपी कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो आरपी रिसोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंडक्ट द एंटायर सीआरपी प्रोसेस, मैनेज करेगा ऑपरेशन, ठीक है। रिसोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंटिन्यू टू मैनेज ऑपरेशन में करेगा, और जब तक करेगा जब तक कि ऑर्डर नहीं मिल जाता, जब तक सीआईआरपी प्रोसेस एक्सपायर नहीं होती। मतलब जब तक मैनेज करेगा जब तक सीआईआरपी प्रोसेस एक्सपायर नहीं हो जाता, अप्रूवल का ऑर्डर नहीं आ जाता या फिर लिक्विडेशन का, जब तक आरपी रिसोल्यूशन प्रोफेशनल ही सब कुछ मैनेज करेगा। नेक्स्ट में बात करूँ, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एक्सरसाइज पावर एंड परफॉर्म ड्यूटी। जो आईआरपी की ड्यूटी देखी थी ना हमने, जो अपॉइंट कर सकता अकाउंटेंट वगैरह, ये ड्यूटी है कमेटी बनाने, ये वो, तो ये
ये कमेटी बनाना तो IRP की थी, सॉरी। तो ये सारी जो पावर्स होती है, जो ड्यूटीज़ होती हैं, रिकॉर्ड चेक करना, ये कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सेम पावर RP की भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, एनी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल IRP शैल प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। मतलब कि जैसे IRP जो था पिछला, मान लो पिछले IRP थे मुकेश वर्मा जी की जगह अब कोई नया RPI कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने IRP को ना अपॉइंट करके किसी अदर रिसोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, तो इन दैट केस जो इन्फॉर्मेशन IRP के पास थी वो सारी इन्फॉर्मेशन RP को देनी होगी, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 23 खत्म। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 24, मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर। मीटिंग में क्या होता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर के, तो एक बार देख लेते हैं। मीटिंग में क्या होता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर, पर्सन या फिर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब पर्सनली आ सकती है, फिजिकली प्रेजेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक में भी प्रेजेंट हो सकती है मीटिंग में। मीटिंग कौन कंडक्ट कराता है, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल, यानी कि जो नया RP आया हुआ है, मान लो मुकेश वर्मा ही IRP थे, वही RP बन गए, तो मुकेश वर्मा जी ही अब मीटिंग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल शैल गिव नोटिस। मतलब क्या, मतलब मीटिंग जो होगी तो उसका नोटिस देना होगा। किसे किसे देना होगा, मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर, मतलब सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर को, मेंबर ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जो सस्पेंड हो चुके हैं उन्हें भी नोटिस देना होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ, ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो गुड्स वगैरह सप्लाई करते हैं ना, उनको भी नोटिस देना होगा मीटिंग का फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव, पर कंडीशन ये कि उनका 10% से ज़्यादा का डेप्ट होना चाहिए, तभी नोटिस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ, डायरेक्टर, पार्टनर और वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, मतलब डायरेक्टर, पार्टनर और ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये लोग आएंगे पर ये वोट नहीं करेंगे, इन्हें वोट करने का राइट नहीं है, सिर्फ ये आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे क्या हुआ मीटिंग में और चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अगर ये एब्सेंस, मतलब ये गुस्से में आए, मेरे को आना ही नहीं है मीटिंग में, बैठना ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत आओ, आपके ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीटिंग वैलिड रहेगी, मीटिंग की वैलिडिटी जेन्युइन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, जैसा मैंने पीछे बताया था 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो वैसे ही जैसे जिसका जितना डेप्ट उतना उसको वोट, ठीक है। नेक्स्ट, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल शैल डिटरमाइन द वोटिंग शेयर, वही सेम बात, अगर किसी का 5 लाख है तो 50%, 3 लाख है तो 30%, 2 लाख है तो 20% हो गया ना, 100%, ठीक है। सेक्शन 25, ड्यूटीज़ ऑफ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल। अब ड्यूटीज़ क्या है रिसोल्यूशन प्रोफेशनल की, IRP की नहीं, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल जो नया अपॉइंट होके आया है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, तो उसकी ड्यूटीज़ है बिजनेस कंटिन्यू करना, एक्शन ले लेना, कौन कौन से, इमीडिएट कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ ऑल एसेट्स, रेज इंटरिम फाइनेंस अपॉइंट कर सकता है, मेंटेन एंड अपडेट लिस्ट ऑफ क्लेम, प्रिपेयर इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इनवाइट कर सकता है, रिसोल्यूशन इनवाइट करेगा रिसोल्यूशन एप्लीकेंट, ये कौन होता है, ये प्लान बनाता है, ठीक है। प्रेजेंट ऑल द रिसोल्यूशन प्लान एट द मीटिंग ऑफ COC, जो भी प्लान आया उसको प्रेजेंट करना कमेटी ऑफ क्रेडिटर को, ये सारे काम थे रिसोल्यूशन प्रोफेशनल के। नेक्स्ट है सेक्शन 25A, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया हुआ है, उसका क्या क्या राइट एंड ड्यूटीज है, तो वो करेगा वोट, राइट है उसका, वो करेगा वोट ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। ड्यूटी ऑफ ऑथोराइज, जो भी एजेंडा, मीटिंग का एजेंडा, जो भी मिनट्स वगैरह थे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर को प्रोवाइड करेगा, ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटीज है, ठीक है। वो ऐसा कुछ काम नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करेगा, वो एक्ट ऑन अकॉर्डिंग्स विद फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक्ट ऑन शैल नॉट एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब ऐसा कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कुछ करेगा, जो भी काम करेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर ने बोला पानी पीना है तो पानी पीना है, नहीं पीना तो नहीं पीना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के वोस्ट कार्ड ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल, मतलब वही चीज़, अगर बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा हुआ है तो उसका वोट वैसे ही डिपेंड होगा जैसे जिसका ABC, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 50%, 30%, 20%, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, फाइनेंशियल क्रेडिटर नॉट गिव प्रायर इंस्ट्रक्शन फिजिकल और इंस्ट्रक्शन ऑथोराइज, मतलब अगर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है तो वो वोट नहीं करेगा, अपनी मर्जी से वोट करके नहीं आएगा, नहीं मिला कोई इंस्ट्रक्शन नहीं करेगा वोट, वो मीटिंग से आ सकता है, ठीक है, बिना वोट करे। द ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो भी वोटिंग जो वोट करेगा उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ इस क्रेडिटर ने ये बोला है कि हाँ ये पे ट्रांजेक्शन पे ऐसे इस पे नो, ये कुछ एविडेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में ही बोल देगा कि हाँ इसने बोला था उसने बोला था। ये था सेक्शन 26 कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेक्शन है 27, रिप्लेसमेंट ऑफ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल बाय कमेटी ऑफ क्रेडिटर। मतलब क्या, पहले तो आया IRP आता है, वो क्या करता है, क्लेम वेरीफाई करता है, पब्लिक अनाउंसमेंट करता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाता है, मीटिंग करवाता है, ये 4 काम होते हैं IRP के। कमेटी ऑफ क्रेडिटर में उसकी अपॉइंटमेंट कंफर्म होती है, अगर वही चाहिए कंटिन्यू करेगा तो उसे ही अपॉइंट कर लेते हैं, अदरवाइज
किसी और आरपी को अपॉइंट कर लेते हैं। अब अगर किसी और आरपी को अपॉइंट किया पर वो भी जेन्युइन नहीं निकला तो इन दैट केस उसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो देखेंगे सेक्शन 27 में क्या कैसे क्या होगा। एनी टाइम ड्यूरिंग द CIRP प्रोसेस, मतलब आईबीसी चल रहा है उसके किसी भी वक्त कमिटी ऑफ क्रेडिटर रिप्लेस कर सकती है। रिप्लेस करने के लिए कितना 66% का एक रेसोल्यूशन वोट होगा और रेसोल्यूशन पे वोट होगा 66% का और फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा रेसोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के पास अगर कोई बंदा है तो उसका नेम फॉरवर्ड कर देगी एजुकेटिंग अथॉरिटी को। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने वो बोर्ड से कंफर्म करेगी, अगर वो बंदा जेन्युइन होगा उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी तो उसे ही अपॉइंट कर दिया जाएगा रेसोल्यूशन प्रोफेशनल। और अगर उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग वगैरह चल रही होगी तो इन दैट केस जब तक वो आता नहीं है, जब तक रेसोल्यूशन प्रोफेशनल नया आता नहीं है, जब तक के लिए पुराना रेसोल्यूशन प्रोफेशनल ही कंटिन्यू करेगा। तो ये था सेक्शन 27 कंप्लीटेड। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 28 अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर इन सर्टेन एक्शन। ऐसा है कि रेसोल्यूशन प्रोफेशनल को ज़्यादा पावर नहीं है, कुछ एक्शन ले सकता है पर कुछ एक्शन के लिए उसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर के अप्रूवल चाहिए। वो कौन कौन से एक्शन है एक बार देख लेते हैं। रेज एनी इंटरिम फाइनेंस, मतलब कुछ पैसा रेज करना है, लोन वगैरह लेना है इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एज डिसाइडेड बाय कमिटी। कमिटी ने बोला 1 करोड़ ले सकते हैं, ये 2 करोड़ लेंगे, नॉट अलाउड भाई। ठीक है, एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, कुछ गिरवी वगैरह रखना ओवर एनी एसेट, मान लो किसी एसेट्स को गिरवी रख दिया, ऐसे नॉट अलाउड। या कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर देना या चेंज इन ओनरशिप, किसी की ओनरशिप चेंज कर देना या इंस्ट्रक्शन देना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई मेरी लिमिट बढ़ा दो, मेरे को लोन की लिमिट बढ़ा दो, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, यानी कॉन्स्टिट्यूटल डॉक्यूमेंट MOA को अमेंड नहीं कर सकते या अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। मतलब हमने रेसोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया मुकेश वर्मा जी को, मुकेश वर्मा जी ने क्या किया, डेलीगेट कर दी, किसी और को ने अथॉरिटी दे दी, ऐसा नॉट अलाउड। डिस्पोज ऑफ परमिट द डिस्पोजल ऑफ शेयर वगैरह डिस्पोज नहीं कर सकते। एनी चेंज इन द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में चेंजेस नहीं कर सकते, किसी को हटाना, मतलब पूरी टीम वीम को हटाना नॉट अलाउड। राइट वगैरह ट्रांसफर नहीं कर सकते और फाइनेंशियल डेब्ट के राइट ट्रांसफर कर दिए टू फाइनेंशियल क्रेडिटर में, ऐसा नॉट अलाउड। या चेंजेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ, किसी पर्सन के अपॉइंटमेंट में चेंजेस कर दी, इसको क्या किया उसकी, मतलब कोई भी उसके चेंजेस कर दिया अपॉइंटमेंट में, या फिर किसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में चेंजेस कर दी, नॉट अलाउड। तो ये सारी चीजें करने के लिए कमेटी और रेसोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करना होगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर की लेनी होगी अप्रूवल बाय 66% वोट। अगर 66% वोट से कमेटी ऑफ क्रेडिटर एग्री होते हैं तभी वो सारे एक्शन जो ऊपर हमने पढ़े ले सकते हैं, वो सारे एक्शन ले सकता है एक रेसोल्यूशन प्रोफेशनल। अदरवाइज अगर नहीं लिए तो वो सारे क्या ट्रांजेक्शन हो जाएंगे वॉइड, और कमेटी ऑफ क्रेडिटर रिपोर्ट कर देगी सच एक्शन टू बोर्ड। IBBI को बोल देगी कि रेसोल्यूशन प्रोफेशनल अपनी मनमर्जी करता है तो बोर्ड उसके खिलाफ लेगा एक्शन। ये था सेक्शन 28। सेक्शन 29 क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। कुछ भी नहीं, बस ये है रेसोल्यूशन प्रोफेशनल जो आएगा वो क्या करेगा, हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रेसोल्यूशन एप्लीकेंट को दे देगा फॉर मेकिंग प्लान, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। सेक्शन 29 है, सेक्शन 29A पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी रेसोल्यूशन एप्लीकेंट, मतलब रेसोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते ये लोग, वो लोग हैं जो प्लान नहीं बना सकते। कौन कौन से, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या विलफुल डिफॉल्टर है, पैसे वगैरह नहीं दे रहे हैं तो ये लोग नहीं बना सकते। या NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1 साल से हैं वो लोग प्लान नहीं बना सकते। ठीक है, या फिर कन्विक्टेड अंडर 12th शेड्यूल के अंदर उन्हें इम्प्रिजमेंट हुई है 2 साल की तो वो लोग नहीं बना सकते हैं प्लान। या फिर 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट हुई है किसी अदर लॉ में, किसी भी लॉ में 7 साल की जेल हुई है तो इन दैट केस वो भी लोग इन एलिजिबल, आने के भी 2 साल तक नॉट अलाउड। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, सेक्शन 167 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लोग भी प्लान नहीं बना सकते। प्रोहिबिटेड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर किसी को सेबी ने भी प्रोहिबिटेड किया होगा तो वो लोग भी प्लान नहीं बना सकते। ठीक है, प्रमोटर मैनेजमेंट कंट्रोल, ये लोग जो कंपनी में थे उन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, फ्रॉडलेट ट्रांजेक्शन या फिर ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन की होगी तो इन दैट केस वो लोग भी हो जाते हैं डिस्क्वालीफाइड। या फिर गारंटी दी है किसी ने, या फिर किसी ने दी है गारंटी रही अनपेड तो इन दैट केस वो भी हो जाते हैं इनएलिजिबल या फिर इनके कनेक्टेड पर्सन। तो ये सारे लोग होते हैं इनएलिजिबल, ये लोग प्लान नहीं बना सकते। एक बार आप इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह है, एक बार आप रीड कर देना फुल सेक्शन, वैसे मैंने 90% कवर कर दिया है, सिर्फ 10% आपको एक बार रीड करना होगा। सेक्शन 30 क्या है, सेक्शन 30 है सबमिशन ऑफ रेसोल्यूशन प्लान, रेसोल्यूशन प्लान कैसे सबमिट होगा वो देखने वाले हम इसमें। तो रेसोल्यूशन एप्लीकेंट, यानी रेसोल्यूशन एप्लीकेंट ने जो थे उन्होंने बनाया प्लान, वो सबमिट किया किसको, रेसोल्यूशन प्रोफेशनल को, और एफिडेविट दिया कि दैट मैं 29A में इनएलिजिबल नहीं हूँ, मतलब जो हमने पढ़े थे उनमें से मैं किसी कैटेगरी में फॉल नहीं होता। रेसोल्यूशन प्रोफेशनल एग्जाम करेगा कि ये जो प्लान दिया है वो प्लान कैसा है, वो जेन्युइन है, वो कॉस्ट कवर करता है, बोर्ड वगैरह
ने जो स्पेसिफाइड किए हैं वो सारे कॉस्ट कवर कर रहा है कि नहीं, ऑपरेशनल क्रेडिटर के कॉस्ट कवर कर रहा है या नहीं, मैनेजमेंट कैसे चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन सुपरविजन कैसे होगा उसमें दिया है या नहीं, किसी लॉ का कॉन्ट्रवेंशन तो नहीं कर रहा है, या फिर अदर रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड ने जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड की हुई है वो जेन्युइन मतलब वो फुलफिल कर रहा है नहीं, और इन केस अगर इस प्लान में कोई अप्रूवल चाहिए होगी शेयर होल्डर की तो वो डीम्ड अप्रूवल मान ली जाएगी। ठीक है, तो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल अगर प्लान जेन्युइन लगा तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर को प्रेजेंट करेगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर को भी प्लान जेन्युइन लगा तो वोट करेंगे कितना 66% वोट करके उस प्लान को अप्रूव कर देंगे। कमेटी ऑफ क्रेडिटर उस प्लान को अप्रूव नहीं करेगी अगर वो 29 में इन एलिजिबल पर्सन होगा और एक फ्रेश प्लान के लिए बोलेगी। ठीक है, रेसोल्यूशन एप्लीकेंट इन एलिजिबल अंडर क्लॉज सी। क्लॉज सी कौन सा था, जो कि एनपीए था 1 साल तक, उसने प्लान बनाया और उसने प्लान बनाने के 30 डेज़ के अंदर अंदर उसने अपने डिफ़ॉल्ट थे वो पे कर दिए हैं तो वो एलिजिबल हो जाता है, उसका प्लान वैलिड माना जाएगा। ठीक है, रिसोल्यूशन एप्लीकेंट भी जो मीटिंग होगी कमेटी ऑफ क्रेडिटर की उसको अटेंड करेगा पर उसमें वोट नहीं करेगा। शैल नॉट हैव राइट टू वोट। द रिसोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट द रिसोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर। रिसोल्यूशन प्रोफेशनल वो सबमिट किसे करेगा, एनसीएलटी को, जो अप्रूव कर देगी कमेटी ऑफ क्रेडिटर। ये सारी चीज़ें देखी हमने सेक्शन 30 में। सेक्शन 31 है अप्रूवल ऑफ रिसोल्यूशन प्लान। अब जो प्लान अप्रूव हो गया उसमें क्या क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड होती है कि हाँ प्लान जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है, तो वो कर देगी अप्रूव। वो अप्रूव करेगी तो किस पे बाइंड होगा, कंपनी जेमार्क्स पे बाइंड होगा, उसके सारे एम्प्लॉय मेंबर क्रेडिटर सब पे, क्रेडिटर पीएनबी पे भी बाइंड होगा। तो जो प्लान अप्रूव किया वो सब पे बाइंड होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को ये भी देखना है कि वो प्लान इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। अगर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को लगता है कि नहीं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसे रिजेक्ट कर देगी और उसका करवा देगी लिक्विडेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अप्रूवल, जैसे ही एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देगी या तो अप्रूव कर देगी या रिजेक्ट कर देगी, जो भी करती है उस दिन से क्या मोरिटोरियम, जो मोरिटोरियम लगा हुआ था वो हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, और रिसोल्यूशन प्रोफेशनल जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी वो इंफॉर्मेशन किसको, आईबीबीआई बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को सबमिट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिसोल्यूशन एप्लीकेंट सेल पर्सनल प्लान अप्रूव ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल, मतलब जो भी अप्रूवल चाहिए होगी 1 साल के अंदर अंदर वो अप्रूवल ले सकते हैं। किसी लॉ में अगर अप्रूवल लेनी होगी तो वो अप्रूवल 1 साल का टाइम उसको दिया जाता है अप्रूवल के लिए। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक इज सेक्शन 32 अपील। प्लान अप्रूव कर दिया पर वो प्लान ख़राब निकला तो उसको अपील में भी जा सकते हैं। क्या, अगर वो प्लान किसी लॉ का कॉन्ट्रवेंशन करता है, मटेरियल रेगुलेटरी है, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर के पैसे नहीं इंक्लूड है उसमें, या फिर इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन की कॉस्ट नहीं मिली, या फिर रिसोल्यूशन प्लान किसी अदर क्राइटेरिया पे खड़ा नहीं उतरा, तो इन दैट केस क्या होगा, अपील में जाएंगे और प्लान को इनइफेक्टिव में देंगे। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ योर आईबीसी कर लिया है आज हमने फिनिश। और आईबीसी की एक बार सब समरी रिवीजन फिर से। समरी में सेक्शन 6 में कौन कौन करवा सकता है, कॉर्पोरेट डेटा, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर करवा सकते हैं आईबीसी। इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर आईबीसी करवा सकता है, कैसे एप्लीकेशन करेगा, डिफ़ॉल्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह देगा। सेक्शन 8 इंसॉल्वेंसी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर नोटिस वगैरह देगा, इन्वॉइस भेजेगा। एप्लीकेशन फॉर इन्वॉइस, मतलब उसको अगर 10 दिन के अंदर अंदर सेक्शन 9 में 10 दिन के अंदर अंदर अगर उसे कोई नोटिस या डिस्प्यूट या कुछ भी नहीं मिला तो वो एप्लीकेशन कर देगा आईबीसी को। ठीक है, सेक्शन 10 इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, अगर कंपनी वाले को लगता है वो खुद से अपना आईबीसी करवा सकता है सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 पर्सन नॉट एंटाइटल टू मेक एप्लीकेशन, कौन कौन से वो लोग हैं जो आईबीसी नहीं कर सकते। ठीक है, देखा था हमने 4 लोग थे, कॉर्पोरेट डेटर खुद का नहीं करवा सकता था, या फिर 12 मंथ्स हुए थे आईबीसी, या फिर 12 मंथ्स हुए थे आईबीसी को तब, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर ने आईबीसी जो लास्ट 12 मंथ में अप्रूव हुआ था उसको अकॉर्डिंग काम नहीं किया, या फिर लिक्विडेशन का ऑर्डर हो गया था तो उसमें ये लोग इनएलिजिबल थे। 12 टाइम लिमिट क्या था, 180 डेज प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन। 30 डिक्लेरेशन ऑफ मोरिटोरियम, पब्लिक अनाउंसमेंट। मोरिटोरियम में क्या क्या चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं वो देखी थी हमने। केस वगैरह नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं कर सकते, रेंट वगैरह पे अगर ओनर उस पर खाली करवाना चाहता है नहीं करवा सकता मोरिटोरियम। ठीक है, सेक्शन 15 डील विद पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाली हुई है, आप उस पर प्लीज़ क्लिक कर लेना। ठीक है, सेक्शन 16 इज अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ आईआरपी, कब तक आईआरपी काम करेगा, जब तक दूसरा नहीं आ जाता जब तक ये काम करेगा। ये सारी चीज़ें हमने सेक्शन 16 में देखी थी। सेक्शन 70 मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेटर ऑफ इंट्री, कैसे वो मैनेज करेगा अफेयर ऑफ कंपनी, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ इंट्रीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सेक्शन 18 में देखा था हमने ड्यूटीज ऑफ इंट्रीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। ड्यूटीज में हमने देखा था कि वो किसी को अपॉइंट कर सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने सेक्शन 18 में। सेक्शन 19 में पर्सन टू एक्सटेंड कोऑपरेशन, मतलब कंपनी के बंदे होंगे वो कोऑपरेट करेंगे विद किसके साथ, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन 20 मैनेजमेंट ऑफ अफेयर कॉर्पोरेटर एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब कैसे कंपनी को चलाना है एज अ गोइंग कंसर्न, वो IRP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन 21 कमेटी ऑफ क्रेडिटर क्या क्या करती है, वो सारी चीज़ें सेक्शन 21 में देखी थी हमने। रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है अपने, अब वोट कर सकती है, किस पे नहीं वोट कर सकती, ये सारी चीज़ें 21 में देखी थी। 22 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट होता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर द्वारा 66% का वोट करके, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था सेक्शन 23 देखा था रिसोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन। सेक्शन 23 में देखा था रिसोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन, मतलब RP कैसे, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल जो आता है वो कैसे आगे का प्रोसेस संभालता है, प्लान बनवाता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। 24 में मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर, मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे मीटिंग होती है, ठीक है। 25 ड्यूटीज ऑफ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल, मैनेज करना, सब कुछ मैनेज करना, अपॉइंट कर लेना अगर अपॉइंट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना 2 ईयर्स की, ये सारी चीज़ें। रिप्लेसमेंट ऑफ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल, अगर ये RP जेन्युइन काम नहीं करा तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर 66% वोट करके किसी और RP को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, अपॉइंट कर सकती है, चेंज रिप्लेस कर देगी और नया RP को अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 28 अप्रूवल ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर फॉर सर्टेन एक्शन, RP के पास कुछ पावर है पर कुछ पावर के लिए उसे अप्रूवल लेना होगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर का, वो देखी थी हमने। कुछ एक्शंस के लिए उसे अप्रूवल लेना होगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर का। सेक्शन 29 डील विद द प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रिसोल्यूशन एप्लीकेंट को देनी होगी ताकि वो अच्छे से अच्छा प्लान बनाए। सबमिशन ऑफ रिसोल्यूशन प्लान सबमिट करना होगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर, कमेटी ऑफ क्रेडिटर को अच्छा लगा तो एजुकेटिंग अथॉरिटी को अच्छा लगा तो अप्रूव कर देगी, अप्रूव करके बाइंड कर देगी, कंपनी वगैरह क्रेडिटर वगैरह सब उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और अगर वो प्लान जेन्युइन नहीं लगता तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं अपील में। तो ये तो था IBC कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये 8851221979, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम करो, मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था कंप्लीट रिवीजन अबाउट IBC 2016। इसमें हमने सेक्शन 1 से लेकर 32 तक देखा, पार्ट 1 था ये, और पार्ट में आगे अपलोड करूंगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो हमारी स्क्रीन पे नंबर मेंशन है आप मुझे व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब इट।